नमस्कार। आज एक बार फिर मैं डॉक्टर प्रज्ञा टांक आप सभी का बीएससी पार्ट 1 के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक नए टॉपिक में आपका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है हमारा रूल्स गवर्निंग फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। कि नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है उसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरते हैं, उनमें कौन कौन से नियमों की पालना होती है, आज हम उसका अध्ययन करेंगे। ये चैप्टर हम एक बार टॉपिक हम शुरू करते हैं उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोग जो कवर कर चुके हैं उनमें क्वांटम नंबर्स से आप लोग वाकिफ़ हो चुके हैं और शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स भी हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स की नाभिक के बाह्य इलेक्ट्रॉनों का वितरण। परमाणुओं में विद्यमान जितने भी विभिन्न कक्षक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से हो, उस व्यवस्था को हम परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे हम बाद में आएंगे, परंतु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जो वितरण होता है, इसमें जो वितरण होता है इलेक्ट्रॉनों का वो किन किन नियमों के आधार पर होता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ऑफबर्स प्रिंसिपल। और ऑफबर्स प्रिंसिपल इन छोटे छोटे नियमों का बना होता है, जो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अर्थात पॉली का अपवर्जन सिद्धांत, हुंड मल्टीप्लिसिटी रूल अर्थात हुंड का बहुलता नियम, N+L रूल और स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ऑफबर्स का प्रिंसिपल या ऑफबर्स सिद्धांत या उसका नियम क्या कहता है। इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश सबसे पहले उन उपकोशों या कोशों में, शेल्स या सबशेल्स में होता है जिनका ऊर्जा स्तर कम होता है। या हम इसको दूसरे शब्दों में समझना चाहें तो हम यह समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का वितरण शेल या सबशेल के ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में होता है। इसका मतलब सबसे पहले हम सबसे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद उससे अधिक वाले ऊर्जा वाले, उसके बाद अधिक ऊर्जा वाले, और यही क्रम चलता जाता है। तो इन जनरल जो हमारे पास में जो एक सीक्वेंस आया है इनके एनर्जी लेवल्स का, वो है सबसे कम एनर्जी 1s, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p एंड सो ऑन। ये पूरा आपके पास में सीक्वेंस यहाँ पर दिया हुआ है। और ये सीक्वेंस किन किन नियमों के आधार पर हमने ये बनाया है, ये नियम वो 4 नियम हैं जिनके बारे में हम ऑफबर्स प्रिंसिपल में जिनका हमने समावेश किया है। वो 4 हैं आपके पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स मल्टीप्लिसिटी रूल, N+L रूल और स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स। ये जो 4 नियम हैं, ये इनके आधार पर हमने ऑफबर्स प्रिंसिपल को हमने इन सब में इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या पॉली का अपवर्जन का नियम। इन जनरल साइंस में, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, पॉली का जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो ये कहता है कोई भी 2 फर्मियॉन्स एक समय में एक समान क्वांटम स्टेट में नहीं रह सकते। मीन्स कोई भी 2 आइडेंटिकल फर्मियॉन्स एट द सेम टाइम दे कैनॉट ऑक्यूपाई द सेम क्वांटम स्टेट साइमल्टेनियसली। अब हम इसको सिर्फ केमिस्ट्री के एस्पेक्ट में अगर हम इसको समझते हैं, हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग के एस्पेक्ट में हम इसको समझते हैं, तो हम ये कहते हैं कि एक ही परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉन्स के लिए यह जो नियम है वो ये कहता है कि किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों अर्थात सभी क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती। मतलब अगर मान लो 3 क्वांटम नंबर अगर सेम होती हैं, जैसे हमने कहा कि अगर मान लो एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल लेते हैं 2s का, या सॉरी 2s का अगर हम लेते हैं
तो n है 2, l है 0, m भी है उसका 0, परंतु जो s है उसका जो चक्रण होगा वो तो भिन्न भिन्न होगा ही, एक का +½ होगा, एक का -½ होगा, है ना। तो इसी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एक ही कक्षक के दोनों इलेक्ट्रॉन्स, एक ही कक्षक में हैं दोनों इलेक्ट्रॉन, उनका n भी सेम होगा, उनका अर्थात उनका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n भी सेम होगा, उनका जो मैग्नेटिक क्वांटम एजीमुथल क्वांटम नंबर l भी सेम होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m भी सेम होगा, परंतु इनका जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि स्पिन उनकी ऑपोजिट स्पिन्स होंगी। तो चाहे 3 क्वांटम नंबर भी अगर सेम होती हैं तो भी चौथा क्वांटम नंबर तो ऑटोमेटिकली उनका अलग अलग हो जाएगा। और यही प्रिंसिपल हमें एक्सप्लेन करता है कि क्यों हमारे पास में जो स्पिन्स होती हैं उनकी ऑपोजिट स्पिन्स के तरीके से हम इसकी स्पिन जो चक्रण है उसका वो विपरीत दिशा में हमें प्राप्त होता है। हम आते हैं हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड का बहुलता नियम। हुंड के नियम के अनुसार किसी भी कक्षक या किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के भरने से पहले इलेक्ट्रॉन पहले से एक एक करके भरते हैं और उसके बाद ही उनकी पेयरिंग या उनका जोड़ा बनना शुरू होता है। जैसे कि कोई भी पूर्ण रूप से आधा भरा हुआ या पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल पूर्ण रूप से आधे भरे हुए या पूरे भरे हुए ऑर्बिटल से अधिक स्थायी होता है। वो स्थायित्व क्यों है वो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे इसको। इस नियम के अनुसार यदि समान ऊर्जा स्तर वाले रिक्त कक्षक अगर एम्प्टी ऑर्बिटल्स अगर उपस्थित हैं सेम एनर्जी लेवल के, तो इलेक्ट्रॉन पहले रिक्त कक्षक में जाएगा और जब समान ऊर्जा वाले सारे कक्षक एक एक करके इलेक्ट्रॉन द्वारा भर जाएंगे, उसी के बाद ऑपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद उनकी पेयरिंग शुरू होगी। तो मीन पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरेंगे और उसी के बाद में उनकी पेयरिंग शुरू होगी। जैसे हम जब क्रोमियम की बात करते हैं तो पहले डी ऑर्बिटल्स में 5 ऑर्बिटल हैं, तो पहले D1, D2, D3, D4, D5 5 ऑर्बिटल्स हमें भरने हैं। तो पहले पांचों ऑर्बिटल्स में अलग अलग एक एक इलेक्ट्रॉन ही जाएगा सिंगल फॉर्म में, और जो आगे हम जब क्रोमियम के बाद में मैंगनीज में जाएंगे तो वो छठा जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो ही पहला पेयरिंग शो करेगा। जैसे या फिर हम और सिंपल एग्जांपल पे हम जाते हैं, जैसे हम कहते हैं बोरोन है, तो बोरोन में क्या है 1s2 2s2 2p2। तो कार्बन का जो बोरोन के बाद बोरोन में 2p5 है, तो बोरोन में 2px के बाद छठा इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयरिंग में नहीं जाके बल्कि अनपेयर्ड फॉर्म में जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि युग्मित इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत होता है, लेकिन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सदैव समानांतर चक्रण वाले होते हैं। दे विल हैव पैरेलल स्पिन्स, और इसमें जो एक्सचेंज एनर्जी होती है वो रिलीज होके हमारी स्टेबिलिटी के अंदर हमें कंट्रीब्यूट करती है। तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी से मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अगर मान लो एक से अधिक हमारे पास में ऑर्बिटल्स हैं, चाहे वो p में 3 ऑर्बिटल हो, चाहे वो d में 5 ऑर्बिटल हो, तो अगर हमारे पास में p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं p में, तो पहले वो px में जाएगा और फिर py में जाएगा। ये नहीं कि px में ही दोनों एक साथ चले गए, परंतु px में एक साथ जाके पेयरिंग उनकी हो गई, वो नहीं होगा। वो रूल हुंड्स का रूल ये कहता है एक इलेक्ट्रॉन पहले px में जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन px की बजाय py में ही जाएगा और दोनों की अनपेयर्ड स्पिन रहेगी। या फिर अगर हम d का हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो माना हमारे पास में d के अंदर 5 ऑर्बिटल में से अगर हमें 4 भरने हैं, तो हमारे पास में सबसे पहले ऑर्बिटल 1 2 3 4 चारों जो d4 तक के जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन ही जाएगा। ये नहीं कि 2 ऑर्बिटल्स में ही चारों इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म में भर जाएं, परंतु 4 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो d के 4 ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड फॉर्म में
सेम मल्टीप्लिसिटी के साथ में ही भरे जाएंगे, पैरेलल स्पिन्स के साथ में भरे जाएंगे, समानांतर चक्रण वाले ही होंगे। आगे है हमारे पास में n+l रूल। n+l रूल, ये जो नियम है वो एक्सप्लेन करता है कि अभी भी किसी नए इलेक्ट्रॉन को किसी खाली ऑर्बिटल में भरा जाना है तो वह उसी खाली ऑर्बिटल में जाएगा जिसके लिए n+l का मान न्यूनतम होगा। उसी सबशेल में जाएगा जहाँ पे n+l का मान न्यूनतम होगा और n+l के बढ़ते हुए क्रम में ये इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। हमने वो सीक्वेंस देखा था ऑफबर्ग प्रिंसिपल वाली स्लाइड में, वही सीक्वेंस आपको यहाँ पे एक अलग तरीके से आपको दिखाया गया है, जो कि ये बताता है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। तो इसके अनुसार जैसे हम फॉर एग्जांपल हम ये लेते हैं कि 4s और 3d, 4s और 3d इलेक्ट्रॉन्स, अगर हमारे पास दो कक्षक हैं, एक ही एटम के अंदर दोनों कक्षक हैं, दोनों कक्षकों में से ऑर्बिटल भरा जा सकता है, इतने इलेक्ट्रॉन हैं उसके पास में। तो ये नियम कहता है अगर n+l के मान भी अगर बराबर हैं, पहले तो हमारे पास में यह है कि जिसमें n+l का मान कम आ रहा है उसमें पहले जाएगा, परंतु ऐसी स्थिति में अगर n+l का मान बराबर है तो वो कक्षक पहले भरा जाएगा जिसके लिए n का मान कम हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम 4s और 3d अगर हम लेते हैं तो 4s के लिए n+l का मान क्या है, n का मान 4 है, l का मान 0 है s के लिए, तो 4 + 0 विल बी 4 और 3d के लिए 3 + 2 5 है। तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले 1 का 4 है, 1 का 5 है, तो 4s में पहले जाएगा, 3d में नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4s का है 4 + 0, तो इसका मान क्या है 4 है, और 3d में 3 है + 2 है, तो ये है 5 है। तो ये हमारे पास में हमेशा सवाल उठता है कि 1s के बाद में हमने 2s 2p भरा, 3s के बाद हमने 3p भरा, पर वो p के बाद हम 4s क्यों भर रहे हैं, 3d क्यों नहीं भर रहे हैं। तो ये जो आपका जो कन्फ्यूजन है ये आपके n+l रूल से सॉल्व हो जाता है, क्योंकि 4s का मान n+l रूल के हिसाब से 4 आता है और 3d का मान 5 आता है। तो यहाँ पे 4s में पहले जाएगा और 3d में बाद में जाएगा। परंतु ऐसे केसेस में जहाँ पर n+l की जो वैल्यू है वो ही अगर सेम आती है, जैसे फॉर एग्जांपल 4p और 3d, दोनों का अगर हम कंपेयर करते हैं तो 3 + d में n+l का मान 5 है, 4p में भी n+l का मान 5 है। तो ऐसे केस में जिसमें n का मान कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, तो यहाँ पे 4s के बाद 3p की जगह 3d में पहले जाएगा और उसके बाद वो अगला 3d भरने के बाद 3d जब पूरा भर जाएगा उसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन 4p में जाएगा। ये जो सीक्वेंस है हमारे पास में, ये हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जब चैप्टर हम स्टडी करेंगे या हायर लेवल से आप जाएंगे जब स्टडी करेंगे तब आपको ये कॉन्सेप्ट काम में आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स, अर्धपूर्ण और पूर्ण पूर्ण कक्षकों का स्थायित्व। ये जो सिद्धांत है इसके आधार पर आंशिक रूप से भरे हुए कक्षकों की तुलना में हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड अर्थात अर्धपूर्ण या पूर्ण रूप से भरे हुए जो कक्षक हैं उनका स्थायित्व ज़्यादा होता है। कि हम कहते हैं कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं उनकी जगह जो इनकम्प्लीटली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स हैं आंशिक रूप से या जो पार्शियली फिल्ड हमारे पास में जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी तुलना में हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड जो ऑर्बिटल्स हैं उनका स्थायित्व अधिक होता है। और उसके दो प्रमुख कारण हैं। दो प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? वो है एक है सिमेट्री और दूसरा है एक्सचेंज एनर्जी या विनिमय ऊर्जा, समरूपता और विनिमय ऊर्जा। कि सिमेट्री को हम ऐसे इस तरह समझ सकते हैं कि कोई भी हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड आधे भरे हुए या पूरे भरे हुए जो ऑर्बिटल्स हैं वो किसी भी अन्य विन्यास की तुलना में अधिक सिमेट्रिक हैं और उनमें समरूपता अधिक है और वही स्थायित्व की ओर ले जाती है।
और एक्सचेंज एनर्जी की हम बात करते हैं, ये दोनों चीज़ें लिंक ही हैं एक तरह से। और एक्सचेंज एनर्जी एक्सचेंज एनर्जी किन के बीच में हो रही है? एनर्जी है, उसका एक्सचेंज है, पर किन के बीच में हो रही है कि एक ही लेवल पर एक ही उपशेल के विभिन्न ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन अपनी स्थिति का आदान प्रदान कर लेते हैं। अर्थात यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास आदान प्रदान करने के लिए 4 खाली यहाँ पे स्पेसेस हैं, तो वो 4 इधर से वो अपनी पोजीशंस का एक्सचेंज कर सकता है और एनर्जी का भी एक्सचेंज कर सकता है। ऐसे यहाँ पे अगर मान लो 3 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी भरे हुए हों तो 2 स्पेसेस हैं उसके पास में, 2 भरे हुए हैं तो 3 स्पेसेस हैं, ऐसे ही एंड सो ऑन। तो यहाँ पर इस तरह प्रत्येक एक्सचेंज में एक्सचेंज एनर्जी के रूप में जाने वाली ऊर्जा में कमी होती है, और एक्सचेंजों की संख्या अधिक है तो विनिमय ऊर्जा, और इसलिए अधिक से अधिक स्थिरता। जितनी ज़्यादा विनिमय ऊर्जा रहेगी उतनी अधिक स्थिरता रहेगी। और क्योंकि आधे और पूर्ण रूप से भरे हुए ऑर्बिटल्स में होने वाले एक्सचेंजों की संख्या अधिकतम है, इसलिए इस प्रकार ऊर्जा का आदान प्रदान अधिकतम होता है और उनका स्थायित्व भी अधिकतम होता है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में फिर से हम मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। धन्यवाद।